बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, आई एम मिसेस अनीला इमरान एंड यू आर वाचिंग यूवी एजुकेशनल सेंटर। आज हमारे साथ है हेडर के सिंबोलिज्म क्वेश्चन का पार्ट 2। और इससे पहले हम ये जानते हैं कि हेनरिक इब्सन नॉर्वेजियन प्ले राइटर हैं और वो ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने थिएटर में नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई हैं। उन्हें फादर ऑफ रियलिज्म भी कहा जाता है और फेमिनिस्ट मूवमेंट का भी उन्हें एक अच्छा किरदार माना जाता है। अलबत्ता वो इससे इनकार करते हैं कि भाई मेरा कोई काम नहीं है इन लेडीज़ की तहरीक के साथ। इनका ड्रामा हेडा गैब्रियल है जो हमारे साथ चल रहा है और हेडा के सिंबलिज़म हम कर चुके हैं। इसकी पिछली सिंबलिज़म में हमने देखा है कि हेडा ने यूज़ किया है, ये हेडा गैब्रियल में जो सिंबलिज़म यूज़ हुए हैं, कलर्स के यूज़ हुए हैं, ग्लास डोर का यूज़ हुआ है। इसके बाद इसमें पिस्टल यूज़ किए उन लोगों ने एज अ सिंबॉलिक। फिर चेयर यूज़ की गई है और चेयर को एज अ थ्रोन बताया गया है। फिर हाउस बजाते खुद एक सिंबल है। और इसके साथ हमने ये देखा था कि स्टोव भी एक सिंबल है और स्टोव का सिंबल है कि किसी की चीज़ को तबाह कर देना, खुद तो तबाह होना ही होना, दूसरे को भी तबाह कर देना। अब हम नंबर 10 से अपना स्टार्ट करने वाले हैं। नंबर 10 है हमारा, ये नेक्स्ट हमारा सिंबल है बर्निंग द मैन्युस्क्रिप्ट, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट पिछले में हमने देखा 9th में हेडा ने जला दिया था। व्हाट अटोली अपॉल्स, क्या खौफनाक है। द रीडर्स, रीडर तो पढ़ के बड़ा खौफनाक हो जाता है। इन द बर्निंग ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट, जो ही वो देखते हैं कि भाई मैन्युस्क्रिप्ट जला दिया गया है, रीडर खौफजदा हो जाता है। इज डैट हेडा हैज़ डिस्ट्रॉयड लव वर्ड्स, क्या ये हेडा है जिसने तबाह कर दिया लव वर्ड्स का विजन ऑफ द फ्यूचर, उसके मुस्तकबिल का एक विजन। हिज होप, उसकी उम्मीद ऑफ स्पिरिचुअल रिडेम्पशन ऑफ, रिडेम्पशन होता है रिहाई, उसने सैल्वेशन लेनी थी, जो रूहानी रिहाई की उसको उम्मीद थी। एंड रियलाइजेशन ऑफ हिज बोहेमियन आइडियाज़, बोहेमियन आइडियाज़ होते हैं उसके आज़ाद ख्याल आइडिया, जो उसके आज़ाद आइडियाज़ थे जिन पर उसने किताब लिख डाली थी। अभी किताब लिखने वाला था, मुसवदा लिखा था और ये उसकी पहली किताब से ज़्यादा बेहतर होने वाला था जिसका उसको दावा था। अब उसको तो इसका विजन था कि उसको महसूस हो रहा था कि ये जो मेरी तबाह हो चुकी है उसका अब कोई हाल नहीं बचना। जो मैंने देखा है कि मेरी जो अब रिहाई का, मेरी निजात का कोई आसरा नहीं बचा। डाइवल नोज, अब ये वो कहता है लवबर्ग के डाइवल ही जानता है, शैतान ही जानता है व्हाट हैंड्स इट्स फॉलन इनटू, किन हाथों में पड़ गया मेरा मुसवदा। यानी उसको पता है कि मैंने जो मुसवदा लिखा था उससे मेरी निजात होनी थी, लेकिन निजात हुई नहीं, तो इट्स मीन कि मैं मुश्किल में हूँ और मेरा मुसवदा भी बड़ी मुश्किल में होगा। एंड ही सीज हिज लॉस ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, वो देखता है कि उसका मैन्युस्क्रिप्ट खो चुका है। टू बी वर्स देन किलिंग अ चाइल्ड, वो कहता है कि ये एक बच्चे को भी कत्ल करने से ज़्यादा वर्स है, बुरा है। नंबर 11 पे देखते हैं द मैन्युस्क्रिप्ट इज़ रेफर्ड टू सिम्बोलिकली एज अ चाइल्ड, उसको एक बच्चे के तौर पर रेफ़र किया गया है। द प्रोडक्ट ऑफ क्रिएशन, और वो तख्लीक की एक मरहला है, तहलीक है। किसकी तहलीक है? लव एंड इंस्पायरेशंस की, प्यार और मुतासिर होने की, प्यार और किसी काम के लिए उभारने की, किसी से मुतासिर होकर किसी काम को करना। बिटवीन थिया एंड लवबर्ग, क्योंकि वो थिया से मुतासिर होकर लवबर्ग ये काम करता है और थिया भी इस चीज़ को हेडा के सामने कहती है कि मुझे लगता है कि मैंने उस पर एक काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ पावर हासिल कर लिया, जिसको हेडा सुन कर बर्दाश्त नहीं करती। फिर कहती है तुम्हारी पावर अभी मैं निकालती हूँ, और ये उसको भिजवा देती है पार्टी में। आगे उसने कहा कि जनाब ये थिया के और लवबर्ग की जो थी लव एंड इंस्पिरेशंस थी, जो ये मैन्युस्क्रिप्ट था, दोनों का क्रिएशन थी, एक उन्होंने तख्लीक की थी एक नई चीज़। द डेलिब्रेट कोल्ड ब्लडेड मर्डर ऑफ अ चाइल्ड, डेलिब्रेट होता है जानबूझकर, कोल्ड ब्लडेड मर्डर सर्द महरी से कत्ल किया ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे का, इज़ इनएक्सक्यूजेबल, इनएक्सक्यूजेबल किसी बहाने के बगैर, किसी वजह के बगैर जानबूझकर कत्ल कर दिया एक बच्चे का। डिस्पाइट द सोशल रिप्रेशंस ऑफ हर इंडिपेंडेंस, और ये किसकी वजह से उसने किया? वजह क्या थी? सोशल रिप्रेशन, माशरती दबाव था जो कि उसकी आज़ादी पर पड़ा हुआ था। हेडा की आज़ादी पर एक माशरती दबाव था जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया। एंड स्टेरिलिटी बंजर थी ऑफ हर स्पिरिट, उसकी रूह ऐसी हो चुकी थी कि वो अब चाहती थी यहाँ पर अगर मेरे में हरियाली नहीं आ सकती, मेरे में
अगर खुशी नहीं आ सकती किसी दूसरे को भी खुशी ना मिले, ये हिसाब हो गया उसका। विच हैव लेड हर टू सच अ क्राइम, जिसने उसे ऐसे जुर्म की तरफ धकेल दिया। 12 नंबर पे आ जाते हैं। 12 पे बात कर रहे हैं द फैक्ट दैट हैडा's हियर। अगर हैडा के बालों को देखें, इज़ नॉट नोटिसेबली अबंडेंट, बहुत ज़्यादा घने नहीं थे उसके बाल। सिग्निफाइज अ लेक ऑफ स्पिरिचुअल सब्सटेंस, और ये उसकी रूहानी सब्सटेंस होते हैं, कमी होना किसी मादे का, रूहानी मादे का, रूहानी असलियत का, मटीरियल का, उसमें रूहानियत की कमी थी। हर इनकैपेबिलिटी टू एक्सपीरियंस द डेप्थ ऑफ इमोशंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये उसकी नाअहलियत थी कि वो जज्बाती ज़िम्मेदारियों की गहराइयों के तजुर्बात करती। उसके बाल नहीं थे, उसमें जरहेज़े की कमी थी, और वो इस किस्म की आदत भी नहीं रखती थी कि वो किसी ज़िम्मेदारी को, जज्बाती ज़िम्मेदारी को समझ सके। स्पेशली पैटर्निंग टू मदरहुड, पैरोटेनिंग माँ बनने की वजह उसको पसंद नहीं थी, स्पेशली पैरोटेनिंग टू मदरहुड, वो जान छुड़ाती थी कि वो माँ बने। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ से अगर देखा जाए, थिया इज़ अ वूमन, वो एक ऐसी औरत थी वेरी मच इन टच विद हर फेमिनाइन साइड, वो अपनी नस्वानियत की, अपनी लेडीज़ कामों की तरफ बहुत ज़्यादा टच थी, उसका रूहान उधर था, क्योंकि उसने परवरिश ऐसी पाई थी ना। इसकी परवरिश हमने पार्ट 1 में देखा कि इसकी परवरिश इसके अब्बा ने की थी, तो फिर ये इस वजह से इसमें मर्दाना बातें ज़्यादा थी। हर हेयर बीइंग रिमार्केबली फेयर, बहुत ज़्यादा घने बाल थे उसके अपने, एक्सेप्शनली और गैर मामूली तौर पर थिक एंड वेवी, घुंघराले भी थे और घने भी थे। हर हेयर हाईलाइट्स हर फेमिनिटी और उसकी नस्वानियत को, उसके औरतों वाले आदत को, तबीयत को हाईलाइट्स करते हैं, हमें दिखाते हैं। एंड शी इज़ कैपेबल ऑफ लव, और वो प्यार के काबिल भी थी। सर्विंग टू इंस्पायर लव बर्ग, और वो लव बर्ग को इंस्पायर करती है, उसमें ज़िंदगी की रूह फूंक देती है। 13 देखते हैं। वाइन लीव्स इन द हेयर, बार बार कहती है ना हैडा कि लव बर्ग आएगा, उसके बालों में वाइन लीव्स होगा, उसके पत्ता लगाया होएगा, कोई अजीब व गरीब किस्म का, जो इन्होंने टोपियों के ऊपर वो लंबे से पत्ते होते हैं ना, जैसे मोर के पंख होते हैं, ऐसा पत्ता सा लगा लो अपनी टोपी के अंदर, कैप के अंदर। तो ये इसकी ख्वाहिश थी। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इज़ अ रिपीटेड इमेज मेड बाय हैडा इन रिलेशन टू हर फॉर्मर लवर, उसके पहले लवर, फॉर्मर होता है पहला, जो उसका महबूब था, उसके साथ उसके ताल्लुक़ को बताते हैं। इट इज़ सिंबल ऑफ विक्ट्री, और ये सिंबल किसका है? ये अलामत है फतह की, हीरोइज़म, बहादुरी की, एंड कॉन्क्वेस्ट, और किसी के ऊपर फतह पा लेना। विक्ट्री तो विक्ट्री है ही है, और कॉन्क्वेस्ट किसी को भी फतह कर लेना, खुद तो फतह होना ही होना, कामयाबी हासिल करना और दूसरे को फतह कर देना बहादुराना अंदाज में। हैडा वांट्स दिस फ्रॉम लवबर्ग, वो लवबर्ग से चाहती थी कि वो ये सारा काम करे और फिर ऐसी कैब लेके वापस आ जाए। ऐसी कैब उसे चाहती थी कि वो जाए पार्टी अटेंड करे और पार्टी से वापस इस हालत में आए। बिकॉज शी डिज़ायर्स, उसकी ख्वाहिश थी टू विटनेस सक्सेस, कि वो देखे कामयाबी को, एंड एम्पावरमेंट, और फिर उसे काबू पा ले। उसकी ये थी कि वो अपनी कामयाबी को देखे, ये नहीं कि लवबर्ग की कामयाबी को देखे, अपनी कामयाबी को देखे, क्योंकि थिया की जरूरत कैसे होगी, थिया कह गई कि उसने लवबर्ग को सुधार दिया है। अब ये चाहती थी कि ये इस कामयाबी को देखे और दोबारा उस पर एम्पावरमेंट करे, काबू पा ले, लवबर्ग के ऊपर दोबारा काबू पाए, और फिर उसको उसी दुनिया में धकेले जिस दुनिया से वो जान छुड़ाकर अच्छा आदमी बना था। द इमेज इज ऑल्सो रेमिनिसेंट, रेमिनिसेंट क्या करता है? याद दिलाता है हमें ऑफ डायनोसियस। डायनोसियस जिनकी गॉड है, द ग्रीक गॉड है ऑफ वाइन, ग्रीक गॉड ऑफ वाइन है, फर्टिलिटी एंड प्लेजर, और उसका क्या काम था कि सिर्फ खुशी के जरिए काम करना है, फर्टिलिटी बेकार काम करने हैं, लेकिन अपने प्लेजर के लिए काम करने हैं। ग्रीक गॉड ऑफ वाइन का ये काम था। हैडा's पैशंस फॉर लाइफ, हैडा का अगर पैशन देखें लाइफ के लिए, एंड हंगर फॉर फ्रीडम, और उसे आज़ादी की जुस्तजू थी, आज़ादी की उसे एक हवस थी कि मुझे आज़ादी मिलनी चाहिए। हैव बीन स्टंटेड बाय कॉन्फॉर्मिटी, सरकश बन के वो खड़ी हो जाती है टू द पेट्रियार्चियल सोसाइटी, इस मर्दाना माशरे के सामने वो कॉन्फॉर्मिटी करती है, सरकशी करती है।
that marginalizes women, marginalizes होते हैं लाइन लगा देना, एक खत डाल देना, जिसने ख़वातीन की इस सोसाइटी ने ख़वातीन को मार्जिनलाइज कर दिया है, उनको एक लाइन लगा दी है कि इस दायरे में ख़वातीन रहेंगे, इस दायरे में मर्द रहेंगे। हर रिस्पॉन्स टू दिस एम्पावरमेंट, इस काबू में ना आने वाले जो रिस्पॉन्स होते हैं, इज़ टू सेक हर सेंस ऑफ पावर, जिसे वो चाहती थी कि उसको क़ुव्वत मिले, उसको ताकत मिले, उसको हुक्मरानी मिले डिस्ट्रक्टिव मीन्स, तो ये उसको किस तरफ ले गए, ये उसको तबाही की तरफ ले गए। हर आइसोलेशन फ्रॉम सोसाइटी, वो माशरे से तो कट गई, आइसोलेशन हो गई जनाब, अलग हो गए रह गए। द परपैचुअल स्ट्रगल, उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की विद इन हर सेल्फ, अपने आप से टू गेन फ्रीडम, के हासिल करे आज़ादी। हर ओप्रेसिव टेरर ऑफ स्कैंडल, एक तो उसको ओप्रेसिव तनाव बहुत था स्कैंडल का, स्कैंडल होता है बदनामी से बड़ा डरती थी वह, किसी भी किस्म की मिल जाए, किसी बदनामी मुख्तलिफ किस्म की भी होती है, किसी चीज़ का इल्ज़ाम आ जाना, किसी के साथ नाम आ जाना, कोई ऐसी हरकत होनी, तो बदनामी के उसको एक बड़ा तनाव रहता था। ऑल जनरेट्स, और ये सारे क्या पैदा करते हैं, सिंपथी, हमदर्दी फॉर हर, पिटिएबल plight, उसके काबिल तरस, पिटिएबल plight होती है काबिल तरस हालत ज़ार पर जो है ना हमारे अंदर सिंपथी पैदा हो जाती है रीडर के अंदर, कि वो हो अगर इसको कोई काम दे देते तो फिर ये अच्छा काम करते, ये फिर इस किस्म की हरकतें ना करते। अगले पॉइंट पे चलते हैं, तो 14 पे बात कर रहे हैं। बेसिकली दीज एक्सप्लिसिट डिस्क्रिप्शंस, ये एक्सप्लिसिट साफ जो बयान किया गया है, शो दिखाते हैं दैट हेडा एंड थिया आर द एंटीथीसिस ऑफ ईच अदर। ये हमारा की पॉइंट हो गया। ये भी एक अलामत है कि हेडा और थिया एक दूसरे का उलट है, एंटीथीसिस होता है एक दूसरे का उलट है। बोथ कैरेक्टर्स आर कंपोज्ड ऑफ कॉन्ट्रोडक्शंस, ये इस तरह बनाए गए हैं कि ये एक दूसरे से तसाद हैं, मुतजाद हैं। दो हेडा इज ऑब्वियसली द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द टू, हाँ ज़ाहरी तौर पर ऑब्वियसली साफ तौर पर हेडा दोनों किरदारों में से यानी थिया और अपने आप में से ज़्यादा मजबूत लगती है। एज शी फोर्सफुली पुशेस पोल्स एंड कॉर्नर्स, क्योंकि वो बड़ी कुव्वत के साथ धकेलती है, खींचती है, कॉर्नर्स करती है, उसमें इतनी कुव्वत है कि वो किसी किरदार को धकेल दे अच्छाई की तरफ या बुराई की तरफ, या उसे खींच ले अपनी तरफ। थिया इनटू डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कॉर्नर्स कर देती है, वो थिया को भी एक मुश्किल हालत में डाल देती है। यट शी पैराडॉक्सिकली एडमिट्स, पैराडॉक्सिकली क्या होता है, बज़ाहिर गलत मगर हकीकत में सही होना, पैराडॉक्सिकली बात को करती है और ये तस्लीम करती है दैट शी इज़ अ कावर्ड एट हर, हाँ ये दिली तौर पर बड़ी बुज़दिल है। दिस इंडिकेट्स, अब ये क्या इशारा करते हैं, डैट इट इज़ बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ स्कैंडल, कि उसे बदनामी का डर है। डैट डिक्टेट्स हर लाइफ, और उसने उसकी ज़िंदगी पर काबू पा रखा है। डैट शी हैज़ अ सॉट टू कंट्रोल, और उससे तलाश है, उसे तलब है कि वो बजाते खुद काबू पाया। इवन के स्कैंडल, फियर ऑफ स्कैंडल ने उसकी ज़िंदगी पे काबू पाया हुआ है, और उसकी ख्वाहिश है कि वो काबू पाए समवन एल्स लाइफ, किसी ना किसी की ज़िंदगी पर। To state her need for revenge against society, state क्या होता है, मुंह फेर लेना। अब उसकी ज़रूरियात से जो सोसाइटी ने मुंह फेर लिया है, तो वो चाहती है कि वो दूसरे की ज़िंदगी पर काबू पाए और रिवेंज ले, सोसाइटी से अपना बदला ले। थिया ऑन द अदर हैंड, अगर थिया को देखें, दो शोन टू बी वीकर देन हेडा, अगर चाहे उसे हेडा के मुकाबले में बड़ी कमज़ोर दिखाया गया है, हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड ग्रेट ब्रेवरी इन डिफाइंग सोसाइटी, लेकिन उसने सोसाइटी की डिफाइंग होता है मजम्मत की, जो सोसाइटी के आगे खड़ी हो गई दीवार बनकर। असल में तो वो बहादुर हो गई, असल में तो हेडा तो फिर कमज़ोर हो गई, हेडा तो सोसाइटी से डरती रही, लेकिन थिया तो अपना घर छोड़ कर आ जाती है लव बर्ग के लिए। थिया फिर लव बर्ग के काम के लिए टेस्मिन के साथ बहादुराना तौर पर लव बर्ग के जो रखा हुआ मैंने स्क्रिप्ट होता है उस पर काम करना शुरू कर देती है। तो फिर थिया तो बहादुर हो गई, उसने तो सोसाइटी की डिफाइन मजम्मत कर दी बाय लिविंग अ लवलेस मिजरेबल मैरिज, उसने छोड़ दी ऐसी शादी, भाग गई ऐसे घर से कि जहाँ पर कोई प्यार नहीं, कोई सुकून नहीं है। इन दिस एस्पेक्ट, इस मामले में अगर देखें, शी इज़ अनकन्वेंशनल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टाइम, उस वक़्त के लिहाज से वो गैर रिवायती औरत है। उसने उन रिवायतों को तोड़ा है जो हेडा तोड़ नहीं पाई।
द करेक्टर ऑफ आंट जो अगर आंट जो का करेक्टर देखा इज़ ऑल्सो सिम्बॉलिक, बड़ी अलामतें हैं उसमें भी। शी इज़ द एम्बॉडीमेंट ऑफ द एक्सपेक्टेड नोशंस, वो उन कवायद को, माशरे के बनाए हुए ख़यालात को कबूल कर लेती है। वो मुजस्समा है औरत जिसने माशरे के कवायद को कबूल कर लिया है। एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ वुमेन्सहुड और वुमेनहुड के उस नज़रिए को भी मान लिया है इन द 19th सेंचुरी, जो 19वीं सदी में कायम था। शी इज़ अ वुमन, वो एक औरत है who wholly and completely conforms to the limited role imposed upon her by the male oriented society। मेल ओरिएंटेड सोसाइटी को आपने अंडरलाइन कर लेना है। और ऊपर हमने एक वर्ड पढ़ा था पेट्रियार्चियल सोसाइटी, वो भी अंडरलाइन होगा क्योंकि ये वर्ड इस प्ले के बाकी भी बहुत से क्वेश्चंस में सूट करेंगे। और 19th सेंचुरी हमारा कीवर्ड है, इसे हमने याद रखना है। इसने बताया है कि वो मुकम्मल तौर पर कन्फर्म्स पाबंद है अपने उस महदूद रोल की तरफ जो उसे मर्दों पर मबनी माशरे ने दिया है। उसने उतना ही काम करना है, घर में रहना है, खाना पकाना है, रोटी पकानी, बच्चे पालने, कपड़े धोने, सफाई करनी और बाहर नहीं जाना है। ये उसके रोल है। आंट जो डज नॉट मैरी, और इसलिए वो शादी ही नहीं करती है। एंड एक्सपेक्ट्स, क्या एक्सपेक्ट्स कर लेती है। स्पेंसरहुड, स्पेंस्टरहुड क्या होती है? स्पेंस्टरहुड भी हमने अंडरलाइन रखना है। ये वो औरतें होती हैं जो जवानी में ही गैर शादीशुदा रह जाती हैं और क्योंकि उम्र भी बढ़ जाती है, रिश्ते नहीं आते हैं, तो फिर शादी होती भी नहीं है। हैडा ने इसीलिए तो टेस्टमैन से शादी कर ली थी क्योंकि उसकी उम्र बढ़ रही थी, अब्बा जान फोत हो गए, स्टेटस ख़त्म हो गया, तो उसने कहा कहीं मैं भी स्पेंस्टरहुड में ना रह जाऊँ, बेहतर टेस्टमैन से ही शादी कर लूँ। आंट जो ऐसे ही बैठी रह गई थी। स्पेंस्टरहुड होता है गैर शादीशुदा औरत, और वो भी बड़ी उम्र की। एज हर फेट, और उसने उसे अपनी किस्मत ही समझ लिया था। शी ब्रिंग्स अप Tasman एंड ऑल्सो लुक्स आफ्टर हर इनवेल्ड सिस्टर। इनवेल्ड सिस्टर उसकी थी जिसकी वो आंट रीना की वो खिदमत करती थी, Tasman की परवरिश करती है और इसी को वो अपनी किस्मत समझती है। आंट रीना जो कि शी इंटेंड्स टू लुक आफ्टर मोर इनवैलिड्स आफ्टर द डेथ ऑफ रीना, और वो इरादा रखती है, उसकी नीयत है कि अगर आंट रीना फोत हो जाती है, बीमारी से वफात पा जाती है, तो फिर मैं और कोई ले आऊँगी इनवैलिड बंदा, और कोई ऐसा बीमार मरीज़ देख लूँगी जिसकी मैं देखभाल करती रहूँ। तो थिया आ जाती है, तो उसमें टेस्ट में उसे कहता है कि तुम आंट जो की तरफ ही चली जाओ, यहाँ तो हैडा बड़ा जेलस हो रही है हम दोनों से। तो अंदर से हैडा कहती है सुन रही हूँ मैं सारी बातें तुम लोगों की। तो आंट रीना ने भी उसे रख लेना था। आगे देखते हैं। शी इज़ द मोस्ट सेल्फलेस, वो अपनी ज़ात से बेगरज खातून है, ह्यूमन, नरम दिल है, एंड अल्ट्रस्टिक बेलोस है। करैक्टर एक बेलोस किरदार है, एक ऐसा किरदार है जो अपनी परवाह नहीं करता है। हु पुट्स अप विद हैडास इंसल्ट, हैडा की इंसल्ट भी बर्दाश्त कर लेती है। विदाउट अ वर्ड ऑफ प्रोटेस्ट एंड कंप्लेंट, कोई शिकायत का लफ्ज़ नहीं कहती, कोई एहतजाज नहीं करती। टू फीमेल करैक्टर्स, दो खवातीन के करैक्टर्स हैं, आंट रीना एंड मैडम मोज़ाइल डायना। मैडम मोज़ाइल डायना वो तवाइफ थी, आर ऑल्सो सिम्बोलिक, उनकी भी अलामत है। दो दे आर सिग्निफिकेंटली एंड वेगुअली पोर्ट्रेटेड, उनको बड़े गैर वाज़िया तौर पर और बड़ा गैर अहम तौर पर पोर्ट्रेट किया गया है। दे आर ओनली एल्यूडेड टू, उनको सिर्फ इशारा किया गया है। एंड नेवर रियली अपीयर इन द स्टेज, और ये गायबी किरदार हैं जो हमारे सामने स्टेज पर नहीं आते हैं। एन इनवेलिड और सिक वुमैन, एक बीमार और ऐसे मजूर सी जो खातून है, उसका करैक्टर इज़ वेरी कॉमन इन आलमोस्ट ऑल ऑफ इब्सन्स प्ले। इब्सन के सारे प्लेज में ये किरदार बहुत अमूमी होते हैं और पाए जाते हैं आम तौर पर। हैडा भी नहीं है, हैडा की ये जो आंट रीना है और मैडम मोज़ाइल है, ये दोनों हमें दिखाई नहीं दी हैं, लेकिन ये दोनों के दिखाई गई है कि इनकी भी मिजरेबल ब्लाइट है, इनकी भी ब्लाइट हालत ज़ार बड़ी ही मुसीबत ज़दा किस्म की है। दिस काइंड ऑफ करैक्टर, इस किस्म के जो किरदार होते हैं, शोज़ द मिजरेबल फ्लाइट, दिखाते हैं बड़ी ही दुखी हालत ऑफ द ओल्ड वुमेन, पुरानी औरत की, बूढ़ी औरत की, इन हिज टाइम, उस वक़्त की बूढ़ी औरतों की जो हालत ज़ार थी वो दिखाते हैं ये दोनों करैक्टर। डिस्पाइट हर सिकनेस, अपनी बीमारी के बावजूद, आंट रीना नीड्स अ पेयर ऑफ सॉक्स
फॉर टेस्टमैन, ये सॉक्स वही है ना वो जो जूता बनाती है, ये जो कारपेट पे पहनने वाले सॉक्स होते हैं जिनको आप स्वेटर जिनसे बुनते हैं तो उनसे बुन देती है वो। एम्ब्रॉयडरी या किसी बनी बनाई सॉक्स पे वो कढ़ाई कर देती है। वो जो सॉक्स कपड़े से बने होते हैं, कपड़े के बने हुए जूते और सॉक्स होते हैं, तो वो उसने बीमारी के बावजूद उस पर काम किया। इन ऑर्डर टू शो क्या दिखाती है, हर लव फॉर हिम, के वो टेस्टमैन से कितना प्यार करती है। भाई का बच्चा है, आंटियां हैं, खुद शादी कोई नहीं हुई है लेकिन अपने उस भाई के बच्चे को पाल रही हैं। इट डेमोन्स्ट्रेट द हार्ड वर्किंग, ये हार्ड वर्किंग रोल ऑफ वुमेन दिखाता है कि बीमारी की हालत में भी उसको काम करना है। द करैक्टर ऑफ मैडम मुज़ाइल डायना, मैडम मुज़ाइल डायना का जो करैक्टर है इज़ ऑल्सो वेरी पिटिएबल, बड़ा ही काबिल रहम है, बड़ी ही दुखी हालत है। इन द सेंस, इस हालत में एज शी हैज़ बीन फोर्स्ड टू अडॉप्ट प्रोस्टिट्यूशंस, कि उसको इस तवाइफ वाली ज़िंदगी को अख्तियार करने की तरफ धकेल लिया गया बाय द सोसाइटी, माशरे की तरफ से एज द यंग वुमेन ऑफ इब्सन्स टाइम, जैसे इब्सन के टाइम की नौजवान औरतों को ऐसा शोबा अपनाने के लिए। हाँ, क्योंकि इन लोगों को नौकरियां जो नहीं दी जाती थी। अब उसने बताया कि मेल ओरिएंटेड सोसाइटी है, उस माहौल में ये है कि औरत के लिए कोई नौकरी है ही नहीं, तो फिर उसने करना क्या, फिर उसने यही शोबा अपना लेना है। तो ये उस ज़माने की औरतें ये शोबा अपनाती थी। तो इब्सन ने फिर ये पॉइंट ऑफ व्यू उठाया कि अगर ये शोबा उठाती हैं तो क्यों नहीं इन्हें नौकरियां दे देते, कि क्यों नहीं ये हक हलाल से काम करें और खाएं। उस ज़माने में इनका ये हाल था। एंड नो प्रोफेशनल चॉइसेस लेफ्ट विद देम, नो प्रोफेशनल चॉइसेस, क्योंकि उनके पास कोई भी काम करने की चॉइस नहीं बची है। द करैक्टर ऑफ डायना, ये जो डायना का करैक्टर है रिमाइंड्स, हमें याद क्या कराता है द रीडर ऑफ ग्रीक्स मिथोलॉजी, ग्रीक मिथोलॉजी का एक ये करैक्टर है। एज डायना इज द नेम, एक देवी का नाम है, नेम ऑफ द गॉडेस, देवी का नाम है, ऑफ वुमेनहुड एंड चैस्टिटी, एक नस्वानियत और पकीज़ा औरत का नाम है डायना, जो डायना ग्रीक मिथोलॉजी से ली गई है। इब्सन इन फैक्ट वांट्स टू शो दैट इन हिज एरा, के उसके ज़माने में, उसके दौर में यंग वुमेन लाइक डायना आर फोर्स्ड टू लूज देयर ऑनर, चस्टिटी एंड वुमेनहुड, के अब इब्सन के ज़माने में औरतों को इस तरफ धकेला जाता है कि वो अपनी इज़्ज़त, अपनी पाकीज़गी और अपनी नस्वानियत सब हार मान ले, सबको खो दे। बर्था को देखें, द हाउस मेड, एक नौकरानी है, इज़ हार्ड वर्किंग, बड़ी मेहनत करती है, डेडिकेटेड भी है एंड लॉयल नर्स भी है ना, बड़ी वफादार किस्म की देखभाल करने वाली है। हो पुट्स हर हार्ट, अपना पूरा दिल लगा देती है एंड सोल, जान लगा देती है, टू प्लीज़ हैडा, के हैडा को खुश करे। हर न्यू मिस्ट्रेस, जो कि उसकी नई मालिका है। इस क्वेश्चन में देखें तो सिंबोलिज्म में हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताना है कि सिंबोलिज्म क्या है। इसमें इब्सन ने कौन कौन से चूज़ किए हैं। द डार्क सोम्बर कलर्स हैं, गहरे कलर्स उसने यूज़ किए हैं। ड्राइंग रूम के, लुकिंग आउट ऑफ द ग्लास डोर, ग्लास के डोर से बाहर देखना। मस्कुलाइन अपब्रिंगिंग ऑफ हैडा, हैडा की जो अपब्रिंगिंग हुई है वो कैसी मस्कुलाइन हुई है, मर्दाना तौर पर हुई है। द हाउस ऑफ मिस्टर फॉक, मिस्टर फॉक का जो हाउस है इसमें एल हमारा साइलेंट है, फॉक एल साइलेंट आएगा। द पेस्टोल्स दिखाते हैं। शूटिंग थ्रू द टेम्पल, कनपट्टी पे गोली मारना। द चेयर एंड द स्ट्रॉ, कुर्सी और द चूल्हा जो है। ब्रिंगिंग द मैन्युस्क्रिप्ट, बर्निंग द मैन्युस्क्रिप्ट को जलाना। वाइन लीनर, जो लीनर्स है ना ये वाइन लीव्स हैं, करेक्टर्स आर सिम्बॉलिक। कंक्लूजन्स, थैंक्स अ लॉट। हमारे पार्ट 2 में ये क्वेश्चन से ऑलमोस्ट फिर भी 20 मिनट से ऊपर ही चला गया, लेकिन अगर हम एक वीडियो करते तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जाता, इसीलिए इसको हमने पार्ट 2 में भी कंप्लीट किया है। और अगर आपको डिफ़िकल्टी हो तो प्लेलिस्ट देखें हमारे चैनल की, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।